हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो, सुनो, देखो इधर, अभी रिवाइज नहीं किया इसका मीनिंग आप लोगों ने। बेटे कौन कौन रिवाइज कर चुका है अच्छे से, ही बताओ मुझे फटाफट, किस किस ने अपना रिवीजन वर्क अच्छे से कर लिया? प्रिंस, मोक्ष, ईशा, और किसने किया बेटा? जितना चैप्टर हम कर चुके हैं, जो वो रिवाइज कर चुके हैं, प्लीज बताइए जल्दी से। स्वाति, हर्ष, लविशा, कोमल, इशिका, मुस्कान, गोयल, सब बच्चों ने नहीं किया इसका मीनिंग। बेटे मेरी साउंड एकदम प्रॉपर आ रही है ना सभी को? यस साउंड सर। एंड स्क्रीन सब कुछ प्रॉपर आ रहा है? यस सर। अगर आप लोग भी अपनी वीडियो ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो, ठीक है। आज थोड़ा सा एक अलग पैटर्न पर पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बनेगा। 11th में भी स्टडी आज ऐसे ही हुई थी। ओके बेटे, अब नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। याद करो कल हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्ट किया था, तो कल हमने इतना अच्छे से नहीं किया, आई थिंक एक बार दोबारा से रिपीट हो जाना चाहिए, ठीक है। फटाफट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसके अंदर। सुनिए बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की स्टडी जो चल रही है, इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और एक नेम है बेटे, क्या नेम था याद करो कल वाला? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और बेटे एक हमारे पास क्या है? थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी। कोई बताएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने? जो एनर्जी मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनी रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए, उसे क्या बोलेंगे बेटे? क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बेटे अगर किसी ने कल अटेंड नहीं किया था तो उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं आज, ठीक है। ध्यान दो बेटे, कल हमने कोई ज्यादा काम ही नहीं किया, 15-20 मिनट ही हम लोग पढ़े थे, वो सारा काम मैं रिपीट कर रहा हूं, तो कल की रिकॉर्डिंग मत मांगना। ओके, ध्यान दो बेटे, सुनो, आपकी स्क्रीन पर नजर डालें एक बार अच्छे तरीके से। एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड सपोज करो बेटे, मैंने बोला एक ग्राफ की हेल्प से मैं ड्रॉ करता हूं, जैसे कल मैंने आप लोगों को समझाया था। नीचे बताओ हमने क्या लिखा था एक्स एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर क्या लिखा था बेटे? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हमने लिखा। और वाई एक्सिस पर क्या ड्रॉ किया था ये बताइए जल्दी से। एनर्जी। लो बेटे, एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड। और फिर इसके बाद आप लोगों ने ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया था? कुछ ऐसा ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था। हाँ जी, क्या क्लियर है यहां तक बेटे ये ग्राफ? अब बताओ मुझे। यस और इस ग्राफ के अंदर शुरुआत में ये क्या है? आर का मीनिंग क्या बेटे? आर का मीनिंग रिएक्टेंट। और बेटे ये कन्वर्ट होके किसमें चेंज होगा? प्रोडक्ट में। पी का मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट है। तो बताओ यहां पर ये इसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? ये देखो बेटे, ये मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटे हम इसे? मिनिमम एनर्जी हम इसे बोलेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। मिनिमम एनर्जी का क्या मीनिंग बना बेटे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या क्लियर है? तो बेटे एक बात देखो, हम इसमें क्या कहना चाहते हैं बेटे, इतनी एनर्जी पहले से प्रेजेंट है। ये एनर्जी क्या है बेटे? ऑलरेडी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। तो आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो ध्यान दो बेटे। ये देखिए, हमें एनर्जी पूरी की पूरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या थोड़ी सी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी है? क्या लगता है बेटे आपको? थोड़ी सी। उस थोड़ी सी एनर्जी को क्या नाम दिया जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। उस एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल क्या है बेटे? ई ए सिंबल है। क्या क्लियर है बेटे सभी को? ये जो कल एब्सेंट थे उनको भी बेटे, हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला किया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू में क्या हम इसमें बोले बेटे? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑलरेडी possessed by reactants plus EA. एक्टिवेशन एग्जैक्टली, एनर्जी ऑलरेडी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल।
प्लस में बेटे क्या आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे जस्ट उसका एक सिंबल यूज कर सकते हैं, EA। क्लियर। सपोज करो बेटे, कल भी मैंने एग्जांपल यही लिया था, सपोज आपको 12 जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी है मिनिमम। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है बेटे, 12 जूल है। तो 12 जूल में से, ध्यान दो बेटे, 12 जूल में से सपोज करो 7 जूल पहले से प्रेजेंट है, तो हमें कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 5 जूल। तो आपके पास यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है बेटे, एक्टिवेशन एनर्जी हम बोलेंगे यहां पर हमारी 5 जूल। तो पूरा का पूरा 12 जूल हमें कभी भी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, 12 में से कुछ पहले से प्रेजेंट है, जो बची हुई आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसे हम क्या नेम देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। होप सो आप लोगों को थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्या कहते हो, आगे बढ़ सकते हैं बेटे, आगे चल सकते हैं। चैट बॉक्स यूज करेंगे आप लोग, खुद को म्यूट नहीं कर पाओगे अब। देखो बेटे, ये आपके पास कल वाला जो डायग्राम है, मैंने इसे खुद से ड्रॉ भी कर दिया दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटा, इसी के अंदर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूं अभी। ये लो, ये ग्राफ तो आप लोग समझ चुके हैं, किसी को कोई डाउट होता है तो वो चैट बॉक्स में मुझे बताएगा। अब ध्यान दो बेटे, इसी ग्राफ के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूं। क्या मैं चेंजेस कर रहा हूं वो ध्यान दो। बेटे सुनिए ध्यान से, जो ये ऑलरेडी अभी ग्राफ बना हुआ है, इसे हम बोलेंगे इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपने अभी रिएक्शन के लिए कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया, हमने अभी फिलहाल कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं किया है। अगर मैं कैटलिस्ट यूज करूंगा तो क्या होगा बेटे, हम लोगों ने पढ़ा था कैटलिस्ट हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट हमारी रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ा देता है, catalyst provide an alternate pathway, catalyst provide an alternate pathway which require comparatively less amount of energy, which require comparatively less amount of activation energy। तो ग्राफ मॉडिफाई होकर कैसा ड्रॉ होगा वो देखो, डॉटेड मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूं बेटे। हाँ जी बेटे, ये देखो, अब बताओ एक्टिवेशन एनर्जी पहले जितनी चाहिए या बेटे पहले से थोड़ी कम हो गई है, बताओ बेटे। पहले से कम हो चुकी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे चैट बॉक्स में। बेटे इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, जो ब्लैक कलर से आपने ड्रॉ किया, इस ग्राफ का नाम क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे बेटे हम इसे, इसे हम बोलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हम इसे बोलेंगे। क्या कर सकते हो बेटे, यहां तक क्लियर है सभी को, आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए बेटे, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट। मैं बताता हूं बेटे इसका क्या मीनिंग है, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, सुनो। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे एक बात तो हमें क्लियर है, कभी भी आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन क्या होंगे बेटे, चैट बॉक्स यूज करें, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो जाएंगे। बच्चे नंबर ऑफ कॉलिजन अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन अगर ज्यादा तो बेटे के की वैल्यू क्या होगी, रेट कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा। और रेट कांस्टेंट बेटे अगर ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। होप सो बेटे यहां तक तो आप एग्री करते हैं। ठीक है, अब एक बात सुनो, मेरे पास कोई रिएक्शन चल रही है बेटे, ठीक है, क्या चल रही है, मेरे पास कोई रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन का मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, मेरे पास कोई रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस पर होती है, अचानक से मोक्ष आया,
मोक्ष कहता है सर मैं तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, कितना कर दिया, 60 कर दिया। क्या लगता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा या नहीं होगा? चैट बॉक्स में बताइए फटाफट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा या नहीं होगा? के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल इंक्रीज होगी बेटे। फिर अचानक से अपने पास कुंडू साहब आए हैं, ठीक है। अब हर्ष कुंडू ने क्या बोला, सर मैं तो 10 डिग्री टेम्परेचर फिर दोबारा से इंक्रीज करूंगा। अब बताओ बेटे क्या होगा? ऑब्वियसली आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, वैसे वैसे के की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या क्लियर है? अब एक्सपेरिमेंट कर करके क्या देखा गया, देखो सुनो बेटे, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जैसे ही आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हो, जैसे ही आप टेम्परेचर 1 डिग्री नहीं, 2 डिग्री नहीं, आप टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बेटे? डबल हो जाता है। गुंजन, बैकग्राउंड में तुम लोग अपनी गॉसिप बंद करो, ठीक है। एक दूसरे के साथ चैट करना बंद करो और लेक्चर पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। ध्यान दो बेटे, जो तुम्हारी पड़ोसने बोल रही है वो सही नहीं है। पता है मुझे, बड़े सारे बच्चे पीछे चैट बॉक्स में लगे होते हैं। बेटे ध्यान दो, अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्री इंक्रीज कर दें, अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होता है? क्या क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट में? डबल। और रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सुनिए बेटे ध्यान से, कोई रिएक्शन मेरे पास 273 केल्विन पर चल रही है, कोई रिएक्शन मेरे पास कितने केल्विन पर चल रही है बेटे? 273 केल्विन पर चल रही है। तो बेटे उसके लिए रेट कांस्टेंट कितना सपोज करो, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है? सपोज करते हैं बेटे 5 है। कितनी है वैल्यू? 5। आप 10 डिग्री बढ़ा दो टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया, 283 केल्विन अगर आपने कर दिया ना बच्चे, तब क्या होगा? अगर 283 केल्विन आपने टेम्परेचर कर दिया, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू प्लीज बताइए, क्या लगता है आपको कितनी हो जाएगी? एग्जैक्टली सिमरन सही कह रहे हो, कुणाल सही कह रहे हो बेटे, बाकी सब हर्ष, साहिल, सबके सब बच्चे, रवीना बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सबके सब। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। तो आपका जो रेट कांस्टेंट है वो अप्रोक्स कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का मीनिंग बच्चे पहले से की कंपैरिजन में कितना हो गया? पहले के कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में बच्चे वो डबल हो गया। पहले के कंपैरिजन में वो क्या हो गया बेटे? डबल हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ओके जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए बेटे, सुनो, देखो बेटे इधर, हम इसे बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। मैं पूरा फॉर्मूला आपके सामने मेंशन कर रहा हूं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, बच्चे टेम्परेचर कॉफिशिएंट का एक सिंबल होता है ये, एन को थोड़ा नीचे की तरफ करके लिख दिया। इसका कोई नेम बताएगा बेटे? क्या 11th में भी कभी ऐसा कोई सिंबल पढ़ा आप लोगों ने? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ईटा हम इसे बोलते हैं। लेकिन कुणाल 11th क्लास में ईटा विस्कोसिटी को बोलते थे। अब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में यहां ईटा किसको बोलोगे? बताओ, नीटा नहीं ईटा, किसको बोलोगे बेटे? टेम्परेचर कॉफिशिएंट को बोलेंगे। इसका फॉर्मूला देखो बेटे क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी प्लस में 10 डिग्री डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी। ये बताओ बेटे क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? हम इसे अप्लाई करके देखते हैं बेटे, ध्यान दो। अगर आपको ईटा कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी प्लस में 10 डिग्री, टी प्लस में 10 डिग्री किसको बोलूं मैं? 273 को बोलूं या फिर 283 को बोलूं? क्या लगता है, बताइए जल्दी से। 283 को हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है बेटे। तो 283 केल्विन पर यानी कि टी प्लस में 10 डिग्री पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू मैंने कितनी लिख रखी है प्लीज बताइए? 10। डन। डिवाइडेड बाय
डिवाइड में क्या आएगा बेटे, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी, टी किसको बोलना है 273 केल्विन को। बताओ के की वैल्यू कितनी है बेटे, के की वैल्यू 5, कितना आंसर आएगा बेटे आपका 2 आंसर आएगा। 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम यहां पर क्या कैरी करके चलेंगे, हम यहां 2 मानकर चलेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू में क्या होता है बेटे, ईटा, ईटा का फॉर्मूला क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी प्लस में 10 डिग्री डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड में क्या करना है बेटे बताओ फटाफट जल्दी से, डिवाइड बाय क्या करना है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी डिग्री, ये आपके पास बन जाएगा। डन, ओके। और बताओ जब कभी भी आप टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, जब कभी भी आप टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अप्रॉक्स कितना हो जाती है, डबल, डबल से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी लेट करके चलेंगे, डबल लेट करके चलेंगे। क्या ये क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दो, सुनो, आपको कभी कुछ नहीं करना है श्वेता, आपको सिर्फ समझना है। देखो बेटे 273 केल्विन पर कितना है रेट कांस्टेंट, सपोज करो 5 है, तो आपने 10 डिग्री बढ़ा दिया, 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया, 283 केल्विन पर कितना हो गया बेटे 10, आपका आंसर क्या हो गया, के की वैल्यू कितनी होगी 10। सपोज करो अगर मैं 293 केल्विन कर दूं तो के की वैल्यू मुझे अप्रोक्स कितनी मिलेगी बेटे, ये वैल्यू मुझे अप्रोक्स 20 मिलेगी, राइट। अगर बेटे मैं टेम्परेचर 303 केल्विन कर दूं, फर्दर मैंने 10 डिग्री बढ़ा दिया टेम्परेचर, बेटे अब मुझे वैल्यू अप्रोक्स कितनी मिलेगी, के की वैल्यू 40 मिलेगी। हर बार क्या होती जा रही है, हर बार देखो बेटे, हर बार डबल होती जा रही है, ठीक है। ईशा 8 टाइम्स नहीं बोलना, डबल बोलना है आपको। पहले वाली सिचुएशन से कंपेयर करोगे, पहले वाली सिचुएशन से, हर 10 डिग्री के इंक्रीज पर रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इज इट क्लियर, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, चैट बॉक्स। ओके बेटे नेक्स्ट आगे ध्यान दो, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसका कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। जो भी चीजें होंगी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो सब मैं आपको गो थ्रू करूंगा। ओके नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटा, एक बार फटाफट जल्दी से फॉर्मूले पर नजर डालो। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने बेटे। रवि 10 डिग्री बोलो या 10 केल्विन बोलो एक ही बात है बेटे, 10 डिग्री या 10 केल्विन एक ही बात है। 10 मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड कितना बढ़ेगा, पहले के कंपैरिजन में 10 बढ़ेगा, ये ध्यान रखना बेटे। तो चाहे आप उसे केल्विन में बोलें, ठीक है, और चाहे आप उसे सेल्सियस में बोलें, कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक ही बात है, सेम बातें हैं। हाँ जी बेटे, किसी को कोई डाउट, हाँ जी बेटे नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, सुनिए। ओके बेटा डन, ओके। अब सुनो, देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, इट इज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और इवन मोर, कभी कभी डबल से ज्यादा भी हो जाता है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बेटे। तो एन की वैल्यू बोलो या ईटा बोल दो, आप इसे पूरा ईटा भी कह सकते हो, एन भी कह सकते हो, जो आपका मन करे। बताओ बेटे उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 से 3 टाइम आती है, बट आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे कितना लेकर चलेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे 2 टाइम्स लेकर चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके बेटे नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। चलो जो ये नीचे लिखा हुआ है ये आपको अभी नहीं करना, ये आपको मैं कॉन्सेप्चुअल के अकॉर्डिंग में आपको करवाने वाला हूं सॉरी। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, बताओ क्या लिखा हुआ है, क्या टॉपिक लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए। आर्हीनियस इक्वेशन की डेरिवेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करो बेटा लेक्चर पर पहले। आर्हीनियस इक्वेशन आपके सिलेबस में पूरी डेरिवेशन नहीं है, बट क्या कहते हो डेरिवेशन करवा दूं एक बार पहले, 2 से 3 मिनट लगेंगे बेटे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा,
बट आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा उससे। सॉरी, ध्यान दो बेटे। सबसे पहले तो देखो आर्हीनियस इक्वेशन है क्या। आर्हीनियस इक्वेशन में ध्यान दीजिए बेटे, सुनो, मैं अभी बेटे टाइप नहीं कर पाऊंगा चैट बॉक्स में, इसलिए ध्यान दो एक बार, फिर कैमरा हिल जाता है बार बार। सबसे पहले आर्हीनियस इक्वेशन ने हमें रिलेशन बताया किस किस के बीच में। बताओ बच्चे, मैंने किसको हाईलाइट किया है? मैंने फॉर्मूले में किसको हाईलाइट किया है? टेम्परेचर को। और दूसरा किसको हाईलाइट किया है? एक्टिवेशन एनर्जी को। तीसरा किसको हाईलाइट किया है? तीसरा किसको हाईलाइट किया है? रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? कौन कौन सी चीजें बेटा? रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट या फॉर्मूला देने वाले साइंटिस्ट कौन है बेटा? क्या नाम है उनका? आर्हीनियस। तो स्टार्ट किया जाए। ओके बेटे, एक बार फटाफट अपने नोट्स में पहले नजर डालो आप लोग। हाँ जी बेटे, जल्दी से नोट्स पर नजर डालिए, रीड करो बेटे एक बार। हाँ जी बेटे, ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों के क्वेश्चन इसमें अब राइज हो रहे हैं, तो अब मैं बताना स्टार्ट करता हूं आप लोगों को। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है बेटा इसके अंदर कि सर इसके अंदर ए क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, सुनिए ए क्या होगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, के का क्या मीनिंग है? रेट कांस्टेंट। बेटे सभी को साउंड वगैरह सब प्रॉपर आ रही है मेरी? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, के का मीनिंग क्या है? रेट कांस्टेंट। ए का मीनिंग क्या होगा वो मैं बताता हूं। आपके सामने यहां पर मेंशन है, एक कांस्टेंट है जिसे आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, और साथ साथ बेटे और क्या आप कह सकते हैं आप उसे? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। याद करो। आपको यहां पर सबसे पहले याद रखना पड़ेगा के इज इक्वल टू ए इंटू में ई की पावर माइनस ई ए अपोन में आर टी। ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको प्राइमरी लेवल पर अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला आपको अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखो क्या करना है आप लोगों को। k इज इक्वल टू ए इंटू में ई की पावर माइनस का ई अपोन में आर टी। देखो बेटे क्या लिख रखा है मैंने इसमें, मैंने इसके अंदर e की पावर माइनस ई अपोन में आर टी को लिख रखा है बोल्ट्जमैन फैक्टर। थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं मैं आप लोगों को। बताओ k को क्या बोलूं? रेट रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट। ई क्या होता है? एक्टिवेशन नहीं नहीं नहीं, ई स्मॉल ई मैथमेटिकल टर्म एक्सपोनेंशियल। है। एक्सपोनेंशियल हम इसे बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल से पहले अगर कुछ लिखा है, एक्सपोनेंशियल से पहले अगर कुछ लिखा है तो उसे क्या बोलूं? प्री एक्सपोनेंशियल। कुछ समझ में आ रहा है कैसे इन्होंने नाम दे रखा है?
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हम उसे बोलेंगे। ए का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो भी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो उस बात की। ई ए क्या है बेटे? ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। और आर का मीनिंग क्या है? गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ इस चैप्टर में? 8.314। क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है, जब भी एनर्जी की बात होगी तो वैल्यू क्या लेनी है? 8.314। बेटे टी क्या लेना है? टेम्परेचर। हमेशा टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में लेना है। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसके आगे डेरिवेशन है बेटे, ठीक है। अब ध्यान दो, जो ये वाला पोर्शन जो मैंने सर्कल में बंद किया, इसका एक और नाम क्या रख रखा है? बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटे इसे? बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये मैं आपको कॉन्सेप्चुअल के जरिए याद भी करवा दूंगा आराम से। अब थोड़ा सा डेरिवेशन पर एक बार ध्यान दो बेटा। देखो क्या कर रखा है। सबसे पहले दोनों साइड पर हम लोग नेचुरल लॉगरिथम ले लेते हैं। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ के, एल एन के आ गया, इज इक्वल टू में बेटे एल एन ए, ठीक है बेटा। आगे मल्टीप्लाई में एल एन ई की पावर में माइनस का ई अपॉन में आर टी। पहले ये बताओ यहां तक किस किस को डाउट है? चैट बॉक्स यूज करें बेटा। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो क्लियर करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रांश। अगर मल्टीप्लाई होता है ऊपर तो नीचे प्लस का साइन आता है बेटे। एक बात और, एल एन ई की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है श्वेता? एल एन ई की वैल्यू बेटे फिक्स है। कितनी होती है? 1 होते। क्यों होते बेटे? वो मैथ का काम है, वो अपना काम नहीं है। एल एन ई की वैल्यू 1 होती है और जो पावर होगी वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो क्या बना? एल एन के इज इक्वल टू में क्या बन गया बेटा? एल एन ए। बताओ बेटे, पावर को नीचे ले आओ। पावर नीचे आएगी तो क्या बनेगा? माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। ये बताइए पहले बेटे, क्या ये क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। अब सुनो, क्या हम एल एन को हटा सकते हैं? एल एन को, एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉगरिथम, ऐसे बोला जा सकता है? बताओ। यस सर। ओके जी, तो क्या बोलूं मैं अब इसमें? 2.303 लॉगरिथम ऑफ के, ये कह सकते हैं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? No, यहां तक No, क्लियर है सभी sir. को? चलो Clear. ठीक है बेटे। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। या तो आप यहीं पर ln को हटा दो, या फिर एक और मेथड आप क्या लगा सकते हो, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ln के इज इक्वल टू में ln a माइनस का ई ए अपॉन में आर टी वन। मैंने क्यों दोबारा से लिखा अभी आपको क्लियर हो जाएगा बेटे। अगर कभी मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? क्या लगता है आपको? होगी सर। होगी ना। तो अगर कभी भी मैं Yes, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर कभी भी मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं तो के की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका क्या मीनिंग बनता है हेमंत? टेम्परेचर और के दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? dependent. टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर बेटे टेम्परेचर T1 है, अगर टेम्परेचर T1 है, देखो एक बार आपके इसमें टेम्परेचर T1 है तो के भी क्या होगा? K1 होगा। अगर टेम्परेचर मैं चेंज कर दूं, टेम्परेचर मैं T2 कर दूं, तो बेटे के की वैल्यू क्या होगी? क्या K2. कहलाएगी? K2 कहलाएगी। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? ये बताओ मुझे, Yes, ये sir. क्लियर है बेटे? Yes, अच्छा अब sir. सुनिए ध्यान से। एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन क्या बोल दें बेटे? सेकंड बोल दें। नेक्स्ट आगे, subtract equation first from equation 2। हाँ जी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, बताओ क्या बनेगा? ln k2 माइनस में ln k1। रवि क्या ये क्लियर है? ln k2 माइनस ln k1। Yes, sir. हेमंत बेटे ln k2 माइनस में ln k1 सेकंड में से
फर्स्ट को माइनस कर दिया, फर्स्ट वाली माइनस कर रही है हमने। आगे क्या लिखूं बताओ बेटे? सेकंड वाली लिखेंगे पहले, एल एन ए माइनस में ई ए अपॉन में आर टी टू। ये बताओ क्या ये क्लियर है? पहले सेकंड इक्वेशन को मैंने लिख दिया, कोई डाउट इसमें? ठीक है। नो आगे माइनस का साइन, अब कौन सी इक्वेशन को लिखना है? फर्स्ट। इक्वेशन प्लीज 1 बताओ क्या लिखूं, बताओ। एल एन ए प्लस आगे बेटे बाय, क्यों माइनस नहीं आएगा? प्लस क्यों आएगा? नो सर साइन भी तो चेंज हो माइनस जाएंगे। आएगा। चलो ठीक है जी, प्लस का साइन आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या लिखूं बेटे? ई ए अपॉन में आर टी वन। पहले यहां तक प्लीज मुझे बताइए अगर किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। सबको क्लियर है? क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक चीज बताओ मुझे, एल एन के टू अपॉन में के वन लिखना ठीक है गलत है? अगर कभी कोई वैल्यू माइनस में हो, अगर कभी कोई वैल्यू माइनस में हो तो उसे डिवाइड में भी लिखा जा सकता है। एग्री करते हैं आप सभी इस बात पर? यस सर। ओके जी। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद बेटे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है एल एन ए से एल एन ए कैंसिल हो सकता है, आपको भी लगता है क्या? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट आगे बेटा, पहले प्लस वाले को लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? ई ए अपॉन में आर टी वन No, पहले लिख sir. दिया, फिर माइनस वाला लिख दूं, माइनस का ई ए अपॉन में आर टी टू लिख दूं, कोई दिक्कत तुम लोगों को? बताओ। नो सर। ओके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ई ए अपॉन में आर कॉमन आ रहा है? बाकी सब बच्चे भी बोल सकते हैं यस सर। यस सर। ई ए अपॉन में आर कॉमन आ रहा है, तो बताओ फिर बेटा ब्रैकेट में क्या लिखूं? T1 minus T2 1 by T1 minus 1 by T2. 1 by T2। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो No ठीक है जी, doubt, फिर sir. आगे बढ़ते हैं। अब बताओ एल एन की जगह पे क्या लिख सकता हूं? एल एन की जगह पर 2.303 log। 2.303 log. आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, जो नहीं बोल रहे हैं आई थिंक उनको भी क्लियर है, मैं यही मानकर चलूंगा, या फिर आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। ई ए अपॉन में आर और क्या बचा हुआ आगे? 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन में टी टू। हाँ जी बेटे नेक्स्ट आगे, log के टू डिवाइड बाय के वन इज इक्वल टू में क्या आएगा बताओ? ई ए डिवाइडेड बाय, बताओ क्या लिखें डिवाइड में? 2.303 R। 2.303 R. 2.303 आर, ठीक कह रहे हो। 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन में टी टू। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया जिसे हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ये बताओ बेटे क्या ये सबको क्लियर है यस Yes, सर। या बहुत डिफिकल्ट लग रही है? हाँ जी बेटे फटाफट जल्दी से मुझे एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करो इसको, जल्दी से रिवाइज करो, रिवाइज करके एक बार लिख कर देखो इसे अभी के अभी, फटाफट जल्दी से लिखिए। कौन सा पॉइंट रिपीट करूं युवराज वो बताओ? सो रहे होते हो क्या तुम? पहले मैंने बोला ये सिलेबस में नहीं है, ये डेरिवेशन आपकी कट चुकी है, भले आपके स्कूल में भी करवा दें, और ना ही इसका कंपटीशन से कोई लेना देना है, बट मैं ये चाहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, बट उसमें टाइम मत लगाओ इतना। ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बेटे के क्या है? रेट कांस्टेंट। ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए के बारे में थोड़ा और डिटेल नॉलेज आपको मिल जाएगी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं बड़े सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। बेटे ई का मीनिंग क्या है यहाँ पर? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या लिखा हुआ है? माइनस। ई का क्या मीनिंग? एक्टिवेशन एनर्जी होल डिवाइडेड बाय आर टी। नेक्स्ट आगे बेटे, अब एल एन के क्या लगा दिया आपने? के आगे एल एन, ए के आगे भी एल एन, बेटे आगे मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन आएगा, एल एन ई की पावर में माइनस ई अपॉन आर टी। एल एन ई की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर एल एन ई की वैल्यू 1 है तो जो भी पावर में आपने लिख रखा है वो कहां आ जाएगा? नीचे मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि माइनस का ई अपॉन आर टी उतर के नीचे आ गया। अब बेटे मैंने इस फॉर्मूले को, सेम फॉर्मूले को मैंने 2 बार लिखा है। अगर T1
तो K1 बोलेंगे, और अगर T2 तो बेटे क्या बोलेंगे, K2 बोलेंगे। दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, ln K2 माइनस में ln K1, ये देखो बेटे ये माइनस करके लिख दिया। अब इन दोनों को भी माइनस करोगे, जब आप दोनों को माइनस करते हो तो ln A से ln A क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखोगे और बेटे माइनस वाली वैल्यू को बाद में आप लिखोगे, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे बेटे, E अपॉन में R कॉमन आ गया, 1/T1 माइनस में 1/T2। बेटे ln को क्या लिखेंगे, 2.303 लॉगरिथम। 2.303 को हटा के आप नीचे ले आओ तो आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरीके से। फटाफट जल्दी से लिखकर प्रैक्टिस करो इसे बेटा, जल्दी से। ईशा डन ने सर। लिखकर देख लिया। डन सर। मोक्ष, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह नहीं करना मोक्ष आपको, ये फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही एप्लीकेबल है। सर मैं ऑर्डर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा था फॉर्मूला लिखना है, डेरिवेशन पूरी लिखनी है। कब लिखनी है, अभी तो डेरिवेशन लिखो ना बेटे, एक बार करवाई है तो, बट एग्जाम में लिखने के लिए नहीं मिलेगा कभी भी। एग्जाम में विशाल कोई नहीं देने वाला, अभी के लिए एक बार प्रैक्टिस कर लो। चलो ठीक है, बस ऐसे ही। बच्चे कह रहे हैं सर आज दर्शन देने का मूड कैसे बन गया, क्या कहते हो, आगे से ऐसे ही पढ़े वीडियो के साथ ही? ठीक है ऐसे ही पढ़ते हैं, थोड़ा फील आएगा ना तुम्हें भी कि सामने ही बैठे हैं, फेस टू फेस ही बैठे हैं। तुम लोग भी, आप लोग भी कल से नहा धोकर बैठना, ठीक है? हर्ष तायल, कल से नहाना है बेटे, ठीक है? कल से नहाना स्टार्ट। तो कल से आप लोग भी अपनी अपनी वीडियो ओपन करके बैठेंगे सही तरीके से, ये नहीं कोई पंखा दिखा रहा है अपना घर का, कोई कुछ दिखा रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारी तो शक्लें गंदी हुई पड़ी, अगर नहाओगे नहीं तो गंदी होएंगी ना फिर तो। हनी आफ्टर लेक्चर, ठीक है खुशहाल। चलो नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटा। अच्छा मेरा पता लग रहा है, मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ, मेरा लग रहा है पता, मैं तो 2 दिन से यस नहाया सर। नहीं। चुप करो तुम निकम्मो। अच्छा अब सुनो, तो क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, ओके। बच्चे कह रहे हैं सर ड्राई क्लीन होकर आए हो, अच्छा बेटे ध्यान दो सुनो, जो ये फॉर्मूला आपने किया है ना, इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कहते हो एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल तो करें फटाफट जल्दी से, ठीक है? एक न्यूमेरिकल जरूर करते हैं। ये लो बेटा जी, आपके सामने मैंने बैक साइज निकाल ली है, और बैक साइज का क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब सुनो, बैक साइज में कितने क्वेश्चन नजर आ रहे हैं बताना, लास्ट क्वेश्चन कौन से नंबर पर है? 30। तो 30। बेटा 30 क्वेश्चन है, इन 30 में से ना 25 से लेकर 30 के 30 क्वेश्चन, ये लास्ट के 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी वाले फॉर्मूले से करने हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट मैं पहले कराता हूं, अभी ध्यान दो सुनो, आप लोग करो बेटे। क्वेश्चन नंबर 30 करो बेटे आप, क्वेश्चन नंबर 30 सबके सब आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो एक बार। फॉर्मूला मैं लिखकर दे देता हूं इन केस फॉर्मूला आपको चाहिए अभी।
फॉर्मूला मैंने सामने मेंशन कर दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्वाड्रपल का मीनिंग क्या है? बेटे क्वाड्रपल का मतलब है K2 अपॉन में K1 की वैल्यू 4 लेनी है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, रेट कांस्टेंट 4 गुना हो गया। अगर डबल बोला हो, अगर आपको बोला हो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, तो बेटे K2 अपॉन में K1 क्या लोगे? 2 लोगे। K2 अपॉन में K1 क्या लोगे? 2। अगर बोल दे ट्रिपल हो गया तो K2 अपॉन में K1 क्या लोगे? 3 लोगे। अब आपको बोला गया है क्वाड्रपल, तो K2 अपॉन में K1 की वैल्यू आपको 4 लेनी है। तो इसका मीनिंग K2 बाय K1 की वैल्यू तो ऑलरेडी पता लग गई, तो पुट कर दो। बताओ क्या पुट करूंगा अब मैं? log 4 आई थिंक ये समझ में आ गया। एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314। ये बताओ क्या ये क्लियर है यहां तक? पहले यस सर। आगे 1 अपॉन में T1। बेटे छोटा टेम्परेचर T1 लेना है, जो छोटा टेम्परेचर है वो T1 और जो बड़ा टेम्परेचर है उसे T2 मानना है। ये आप ध्यान रखोगे। बताओ बेटे T1 की वैल्यू कितनी लेनी है? 293 केल्विन। ये लीजिए 293 माइनस में बेटे 1 अपॉन, बताओ बेटे T2 की वैल्यू कितनी है? 313। 314 नहीं बेटे मोक्ष, 313 है। तो आप बताओ log 4 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए 0.6। 0.6। प्लीज मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ ये आराम से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर। यस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है क्या? नो सर। ठीक है बेटा। प्रिंस आंसर देख के बता दिया तूने? बेटे ये आपका आंसर जूल्स में आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी किस में कैलकुलेट होगी बेटे? जूल्स में जूल। कैलकुलेट होगी, ये ध्यान रखना। तो डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है? न्यूमेरिकल का पैटर्न कैसा लग रहा है? आसान है सर। चलो ठीक है जी। अच्छा एक और बात, इन न्यूमेरिकल की तो कैलकुलेशन भी थोड़ी सी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन में भी बहुत ज्यादा पंगा नहीं पड़ने वाला कुछ, ठीक है? आप आराम से कर पाएंगे। हाँ जी बेटे, चल सकते हैं आगे? क्या कहते हो? यस सर। यस सर। बेटे अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 27, एक बात बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 में 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। करो ट्राई। ऋषि कह रहे सर हंस क्यों रहे हो? साथ वाले रूम में ना टीवी चल रहा है, तो इस वजह से हंसी आ रही है। ये क्या लॉजिक हुआ सर? टीवी अरे चल रहा तो ऐसी आ रही है। अचानक से एकदम से अगर कोई वो ट्यून अलग सी चलेगी, सीरियस मूड में पढ़ रहे हैं, सीरियस मूड में पढ़ रहे हैं, अचानक से पीछे से वो आवाज आ रही है जैसे किसी विलन ने गोली मारी हो, पुरानी मूवियों की तरह, तो हंसी तो आएगी ना। क्या चला दिया बीच में? न्यूमेरिकल पर कंसंट्रेट करो तुम, उसको छोड़ो। ये पता नहीं चैट बॉक्स में क्या क्या लिखकर भेज रहे हैं बच्चे। सुनो अब ध्यान से, आज का होमवर्क क्या आपका? हिंट दे दूं? ओके कुणाल जी, ये लीजिए हिंट। सुन बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 से 30 आपका होमवर्क है, ये आपको करने हैं। कुणाल ने बोला सर हिंट दे दो, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, सुनो।
सबसे पहले एक न्यूमेरिकल होगा किस फॉर्मूले से, k इज इक्वल टू ए इंटू में e की पावर माइनस ई ए अपोन में आर टी। एक क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूले से। दूसरा क्वेश्चन होगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस का ई ए अपोन में आर टी। एक न्यूमेरिकल होगा इस फॉर्मूले से। दूसरा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपोन में। बेटे क्वेश्चन नंबर 27 पर यह फॉर्मूला लगेगा लॉगरिथम वाला। और बेटे एक फॉर्मूला आपके पास कौन सा है, log k2 बाय k1, जब डबल केस आपके पास हो, टेम्परेचर 2 बार आपको दे रखा हो। हाँ जी, कितने फॉर्मूले हैं बताओ। फोर। ये 4 फॉर्मूले बेटे, और ये 4 फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे क्वेश्चन नंबर 25 से 30 के बीच में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 25 से 30 ये आपका टास्क होगा, और कल मैं आपके इनके डाउट लेने वाला हूं। ओके, तो होप्सो बेटे आपको आर्हीनियस इक्वेशन क्लियर है, आप लोगों को टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्लियर है। ठीक है, तो कल हम लोग आगे करेंगे अपना न्यूमेरिकल पोर्शन, और कल आप सबको अपनी वीडियो भी ओपन करके रखनी है, ये ध्यान रखना है।